Hello and welcome class 8. Today we will study about the third part, class 8, the revolt of 87. Revolt, I was told you in the last videos, in the last classes, that revolt of 1857 is not raising in a one reason. There is many of reasons from the last past some years, okay, and that's why they have to show that revolt to the against of the Britishers. Clear? So let's start chapter 7 history class 8 the revolt of 1857 and this is the part 3rd. Clear? हम लोगों ने लास्ट जो वीडियोस थे उनमें देख लिया था कि रिवॉल्ट की स्टार्टिंग कैसे हुई, उनके कॉजेस क्या थे, पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिकली कॉजेस के बारे में पढ़ा, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस के बारे में भी पढ़ लिया था. एंड नाउ द टाइम ऑफ द मिलिट्री कॉजेस. मिलिट्री जो कि उनकी आर्मी थी, मिलिट्री कॉजेस. मिलिट्री कॉजेस, मिलिट्री मीन्स आर्मी और फोर्स. मिलिट्री कॉजेस कैसे थे उनके, या क्यों हुआ, कौन से ऐसे रीजन थे जो मिलिट्री में भी पनप रहे थे और जिनकी वजह से लोगों ने 1857 का रिवॉल्ट कर दिया था हम इंडियंस ने. मिलिट्री कॉजेस थे छोटी छोटी बातें, कहते हैं ना कि कभी कभी में छोटी छोटी बातें चुपती रहती हैं, बट वो कब उजागर होती हैं, जब बहुत बड़ा कोई इशू हो जाता है. और 1857 फाइनली एक ऐसा टाइम आ गया था जब ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल, क्योंकि हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी चीज़ है धर्म. हम किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को भी अपना सकते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है, रिलीजन की बात आती है, तो हम किसी की नहीं सुनते हैं. और बात भी सही है, हम अपना धर्म, अपने चीज़ों के बारे में जो हमारे आज 5000 साल पुरानी चीज़ें, हम उसको कैसे छोड़ दें, या उसके बारे में हम गलत चीज़ें कैसे यूज़ करें. क्योंकि जितने भी हमारे जो रिलीजन हैं उनमें जो भी बातें बताई गई हैं, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो भी बातें बताई गई हैं, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली प्रूफ करती हैं. आज के जो साइंटिस्ट हैं ना, वो उसको प्रूफ करते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इंसान पे या जो ह्यूमन बीइंग है उन पे कैसा असर डालते हैं, कैसा इम्पैक्ट करते हैं. जैसे आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ बताऊंगी, कनेक्ट करिएगा कि कैसे हमारा धर्म और हमारा जो साइंस है उसको रिलेट कर दिया गया. मेरा पर्टिकुलर मानना ऐसा है कि अगर जो लोग हैं, जो हम जनता हैं, हम कॉमन पीपल हैं, अगर हमसे नॉर्मली कहा जाए कि आप इस काम को करो, तो हम शायद उस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे. लेकिन वही चीज़ें अगर हमारे धर्म से रिलेट कर दी जाएं, अगर ऐसा बोला जाए कि धर्म ग्रंथों में लिखा है या हमारे धर्म गुरु इस बात को कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, इस काम से आपकी तरक्की होती है, इस काम से आप आगे बढ़ते हो, तो आप उस चीज़ को करोगे. क्लियर? क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे मन में एक थॉट हो जाता है कि जो धर्म ग्रंथों में लिखा है ये भगवान ने लिखा है, या भगवान ने बोला है और हम इंसानों ने उसको लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सही चीज़ है, ये भगवान के उपदेश है, हमको इनको मानना चाहिए. एक एग्जाम्पल देती हूँ. आज भी हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं, आप देखते हो, या कोई भी नज़र उतारते हैं ना, मोस्टली घर में लोग बच्चों की नज़र उतारते हैं, नई दुल्हन आती है तो उसकी नज़र उतारते हैं, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हो, किसी नदी में जा रहे हो, ठीक है, बोट में जब सैर करते हैं, स्पेशली जब हम किसी पिलग्रिम सेंटर पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे गंगा नदी का उदाहरण लेते हैं. गंगा नदी में आप गए बोटिंग करने, तो वहाँ बोलते हैं कि सिक्के डालने चाहिए गंगा नदी में ना, दान करना चाहिए. आप हरिद्वार जाओ, वहाँ पे लाखों लोग ऐसा सिक्के दान करते हैं गंगा नदी में, ठीक है, चढ़ाते हैं. क्यों चढ़ाते हैं? कभी किसी ने इस रीज़न को सोचा? क्योंकि जो गंगा नदी है वो पवित्र नदी है, तो ऐसा माना जाता है कि उनको डोनेट कर रहे हैं तो हम अब पुण्य कमा रहे हैं. ठीक है, एक ये धर्म से रिलेटेड हमारा थॉट हो गया. अब इस थॉट को मैं आपको साइंटिफिकली प्रूफ करती हूँ कि साइंटिफिकली इसका मतलब क्या हुआ. पुराने, आज तो हमारे पास जो सिक्के चल रहे हैं वो पीतल या लोहे के चल रहे हैं, स्टील के चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज से कुछ सालों पहले हमारे पास जो सिक्के होते थे वो चांदी या तांबे के सिक्के होते थे. क्लियर? तो वो जो चांदी या तांबे के सिक्के होते थे, अगर आपने कभी देखा है आपके घर में लोग तांबे के ग्लास में, तांबे के जग में, तांबे के लोटे में या तांबे के घड़े में पानी रखते हैं, बोलते हैं कि जो तांबे का
पानी होता है तांबे के घड़े का, वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है ना, वो गर्मियों में आपके पेट को शांत रखता है, ठंडा रखता है, ठीक है, आपको एसिडिटी नहीं बनने देता, बहुत सारे उसके प्रॉफिट्स हैं। तो उस टाइम पे तो क्या था, हमारे पास सबमर्सिबल्स तो थे नहीं, आज से लगभग 100 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबमर्सिबल्स तो थे नहीं, ऐसा तो था नहीं टैप खोला और पानी आ गया। हमारे पास मोस्टली पीने के पानी के 2 या 3 ही उपाय थे, पहला रिवर, दूसरा लेक या पॉन्ड और तीसरा वेल, है ना, कुएं से हम पानी पीते थे। तो उस टाइम माना जाता था कि अगर आप नदी में तांबे का सिक्का फेंकोगे, उससे क्या होगा, जो तांबा है वो धीरे धीरे रिलीज करेगा अपने जो कंपोनेंट्स है उनको, और जो पानी है वो साफ बना रहेगा नदी में भी, ठीक है। ये एक साइंटिफिक रीजन था, लेकिन इसको जोड़ा कैसे गया, धर्म से जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से आप किसी को कहो या ना कहो, लोग खुश होके इच्छा से उनमें नदियों में तांबे के सिक्के फेंकते थे। आज हम उसको लोहे या जो पीतल है उसके सिक्के हम फेंकते हैं, बट रीजन उस टाइम ये दिया गया था। इसी तरीके से जो रिवोल्ट हुए, जो मिलिट्री कॉजेज हुई, वो उनके किसी भी चीज के रीजन कुछ और होते हैं, और मिलिट्री कॉजेज या पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक धर्म से रिलेटेड चीजें जरूर थी, क्योंकि जो क्रिश्चियंस थे या जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रिश्चियन धर्म को मानते थे, और क्रिश्चियन धर्म और हिंदू धर्म बिल्कुल अलग अलग पोल्स पे हैं, बिल्कुल कहीं भी कोई एक चीज इनकी एक जैसी नहीं है। चलिए आ जाते हैं मिलिट्री कॉजेज पे। मिलिट्री कॉजेज, आर्मी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती थी पेड, इनकी जो पे स्केल था, पे स्केल मतलब जो इनको पेमेंट मिलता है, जो हमारे इंडियंस होते थे, ठीक है, इनको अच्छी पेमेंट नहीं दी जाती थी, एज सेम एज कि अगर कोई ब्रिटिश आर्मी का सिपाही है या सिपाही है, उसको पेमेंट ज़्यादा मिलती थी बजाय कि इंडियन। तो एक ये मन में रहता था कि मैं भी तो उतना ही काम कर रहा हूँ, मैं भी तो सिपाही हूँ ब्रिटिश आर्मी का, तो इसको ज़्यादा क्यों मिल रहा है, मुझे कम क्यों मिल रहा है, पहला रीज़न था। सेकेंड रीज़न था स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड और द पोजीशंस। पोजीशन, जितनी हाई पोजीशंस होती थी उन सब पे सिर्फ ब्रिटिशर्स को बैठाला जाता था, जबकि जितने नीचे तबके के जो भी होते थे, सिपाही होते थे, हवलदार होते थे, जो भी नीचे तबके के होते थे, उनमें मोस्टली जो इंडियंस थे वो उनको रखा जाता था। चलिए नेक्स्ट आते हैं सूबेदार। सूबेदार से ऊपर की पोस्ट नहीं दी जाती थी। लास्ट टू लास्ट इंडियन कितना भी अच्छा काम कर ले, ब्रिटिशर्स की कितनी भी बटरिंग कर ले, उनको क्या दिया जाता था, सूबेदार का पोस्ट, इससे ऊपर की पोस्ट उनको नहीं दी जाती थी। तो ये कुछ चीजें थी जिनकी वजह से मिलिट्री में भी, आर्मी में भी लोग गुस्सा उनका आने लगा था सामने कि हम लोग जब अच्छा काम कर रहे हैं, हम जब आपकी आर्मी में नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप हमें ये सारी चीज़ें का डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं हमारे साथ। इस तरीके की छोटी छोटी बातें बढ़ती चली गई थी आर्मी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस, अलाउंस मीन्स होता है भत्ता। भत्ता इन द सेंस जैसे आपने कोई अच्छा काम किया, ठीक है, तो आपको अच्छा एक पोस्ट ऊपर मिल गई, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, या फिर आप घर पे रहना चाहते हो या रहते हो तो आपको रेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, दूसरी जगह से आप आए हो तो आप रेंट पे रहते हो, तो वहाँ आपको अलाउंस दिया जाता है, रेंट अलाउंस दिया जाता है। अगर आप कहीं से आ जा रहे हो, लाइक आपका घर कहीं और है और आप यहाँ आ रहे हो, तो वो आने जाने का अलाउंस देते थे, ठीक है, फेयर देते थे। तो ये सारे अलाउंस किसको मिलते थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स को। इंडियंस कहीं से भी आए, कितना भी मेहनत करें, उनको ये अलाउंस, स्पेशल अलाउंस नहीं दिए जाते थे। तो एक रीज़न ये भी आ जाता है। नेक्स्ट सिर्फ ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से जो मिलिट्री कॉजेज हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, पनपने लगी थी, और लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन की, इमीडिएट कॉजेज। इमीडिएट कॉजेज कौन से थे? इमीडिएट मतलब इमीडिएटली, है ना, फटाफट, मतलब जिसका हमें बिल्कुल से देखने को मिल गया। क्या था? इमीडिएट कॉजेज, क्लियर, इमीडिएट कॉजेज, इमीडिएट बिल्कुल सडनली से देखने को मिल गया। सबसे बड़ा जो रीजन था वो था इनफील्ड राइफल।
मैंने आपको शायद फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इसका, कि इनफील्ड राइफल, ये एक राइफल थी जो ब्रिटिशर्स ने मंगाई थी आर्मी के लिए, अपनी जो आर्मी थी, और आर्मी में नीचे ऊपर तो थे ही ब्रिटिशर्स, लेकिन नीचे तबके पे कौन थे, जो सिपाही थे या सूबेदार थे, वो मोस्टली कौन थे, इंडियंस थे। सबसे पहली लड़ाई अगर आप कहीं पे लड़ते हो बैटल में, तो सबसे आगे कौन भागता है, राजा थोड़ी भाग जाता है आगे, कौन जाता है, या मिलिट्री हेड नहीं चला जाता सबसे आगे कौन रहता है, सिपाही रहते हैं, इन्फेंट्री जो पैदल चलने वाले सिपाही हैं वो लगभग सबसे आगे रहते हैं। तो वहां पर कौन थे, हमारे इंडियंस थे। तो इनफील्ड राइफल, एक राइफल आई जो कि ये नाम है राइफल का, जैसे होता है ना AK-47 और वटेवर, मुझे इतना नहीं पता, बट ये उस टाइम पे इनफील्ड राइफल करके एक राइफल आई थी ब्रिटेन से, जिसमें कि जो बंदूक है उसको जब आप खोलोगे तो उसमें पहले आपको कारतूस, इतने बड़े बड़े से कारतूस मिलते थे, उस कारतूस को पहले दांत से खींचना पड़ता था, फिर उसके पाउडर को, जो पाउडर है उसको डालना पड़ता था उस गन में, फिर गोली डालनी पड़ती थी और फिर उसको पंच करना पड़ता था ऐसे ऐसे करके, फिर अपनी राइफल आप वापस बंद करते हो और बंद करने के बाद फिर आप शूट करते हो। तो इतना प्रोसेस था एक गोली चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब ये इनफील्ड राइफल आई तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब खुश हो गए, चलो एक और नया हथियार देखने को मिलेगा। लेकिन रूमर फैल गए, रूमर क्या फैले कि जो ये कारतूस है जिसको कि दांतों से खींचा जा रहा है, इसमें गाय की, काऊ की और पिग की का जो फैट है, चर्बी है, वो उसकी ग्रीसिंग की गई है। क्लियर, उसकी ग्रीसिंग की गई है उसको चिकना बनाने के लिए कि फटाफट आप दांत से खींचो तो इजीली निकल जाए, उसमें ग्रीसिंग करी गई है। ये बात पता चल गई सिपाहियों को। अब सिपाही इंडियंस थे और इंडियन में हमें पता है 4 धर्म है जो मेन कैटेगरीज हैं, वो क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ब्राह्मण कैटेगरी है ये किसी भी हाल में मुंह में मतलब जो नॉनवेज है, चाहे वो गाय का हो, पिग का हो या किसी का भी हो, वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, है ना, छूना भी पाप मानते हैं। तो उन्होंने इस बात से अगेंस्ट कर दिया, बात खत्म, वहीं पे उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हमें ये रूमर मिले हैं कि इसमें गाय की और सुअर की चर्बी लगी हुई है, हम अगर इसको दांत से काटेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अंग्रेज जो थे वो चालू थे, उन्होंने बोला इनको कैसे पता चलेगा, उन्होंने झूठ बोल दिया। और झूठ क्या बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुम्हें ये चीजें बता रहा है वो तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इन कारतूसों में। तो बोले ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। और यहीं से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि इस चीज को, जहां फैक्ट्रीज में ये कारतूस बनते थे वहां पर कुछ लोगों ने इसको देख लिया कि सच में इसमें सुअर की और गाय की चर्बी जो है उससे ही ग्रीसिंग की जाती है। और अब ये बात धर्म पे आ चुकी थी। जो इंडियन आर्मी थी, जो इंडियन सिपाही थे, उन्होंने जाके ब्रिटिश आर्मी को बोला कि आपने हमारे धर्म से खिलवाड़ किया, आपने हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अब हम जो ब्राह्मण कैटेगरी थी, जो सबसे ऊपर कैटेगरी थी, अगर वो लोग हैं तो वो शूद्र कैटेगरी में चले गए, छूत हो गए, अनटचेबिलिटी यहाँ पे लोगों को आ गई। दूसरी चीज थी, जो मुस्लिम भाई थे वो लोग, उन लोगों के लिए जो सुअर है वो हराम होता है, वो छूते भी नहीं है उसको। तो अब उसको अगर वो दांतों से खींच रहे हैं उसके फैट को, तो ये बहुत गलत चीज हो जाएगी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने पहले तो उनको मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने आंखों से देख लिया कि फैक्ट्रीज में ये सारी चीजें हो रही हैं, अब वो कैसे उस चीज को छुपाते। तो ये एक इमीडिएट कॉसेस था जो इनफील्ड राइफल थी उसकी वजह से, जब रिवोल्ट करना लोगों ने शुरू कर दिया। यहाँ पे एक नाम आता है मंगल पांडे का। मंगल पांडे जो कि 34th रेजिमेंट, 34 उनकी टुकड़ी होती थी, तो 34th रेजिमेंट के सिपाही थे। और 14 आई थिंक समथिंग इनका नंबर था 1400, मुझे क्लियर नहीं है कितना था, बट 1400 समथिंग था, 54 या ऐसे करके इनका कुछ नंबर था। तो मंगल पांडे जो थे वो 34th रेजिमेंट के सिपाही थे, और क्योंकि पांडे थे, ब्राह्मण थे, इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई इस चीज की। आवाज उठाने से क्या हुआ, दूसरे लोगों के मन में भी ये शक पैदा हो गया कि हम भी ब्राह्मण हैं या हम भी मुस्लिम हैं, हमारे लिए ये चीजें हमारे धर्म को आहत कर रही है, हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और यहीं से 29th ऑफ मार्च 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया।
ये इमीडिएट कॉसेस में आता है, क्लियर। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने इस बात को उठाया और जैसे तैसे उनको चुप कराने की कोशिश की गई। जब वो चुप नहीं हुए, उन्होंने इसी गुस्से में, इसी जो ये लड़ाई चल रही थी कि ब्रिटिशर्स बोल रहे थे इसमें फैट नहीं है काऊ और पिग का, और जो मंगल पांडे थे इन्होंने आंखों से देख लिया था कि फैक्ट्रीज में यूज हो रहा है। तो इसी लड़ाई में, इसी गुस्से में कि उनका धर्म भ्रष्ट करवा दिया गया, इस गुस्से में उन्होंने 2 अंग्रेजों को मार डाला। अंग्रेजों को मार दिया और उनके साथ भी जितने साथी थे, लगभग 85 जो इनके मंगल पांडे के जो फ्रेंड्स थे, मंगल पांडे को भी हिरासत में लिया गया, उनके साथ साथ उनके 85 जो साथी थे उनको भी लिया गया। मंगल पांडे की डेट रखी गई कि अगर हम इसे फांसी दे देंगे या मार देंगे तो आगे का जो भी नियम है, जो भी लोग हैं जो इसके लिए बहुत ज्यादा रिवॉल्ट कर रहे हैं, वो चुप हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 18 अप्रैल इन्होंने कब रिवॉल्ट स्टार्ट किया? अप्रोक्स 28 मार्च को, ठीक है। और 8 अप्रैल को 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 18 तारीख नियत की गई थी, 18 अप्रैल नियत की गई थी, लेकिन दी कब गई? 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को दे दी गई। आपको यहाँ पे बताऊं कि जो भी जल्लाद होते हैं ना, जो फांसी देते हैं, उन सब ने मना कर दिया था। ये बलिया के रहने वाले थे, बिहार में आज जगह है बलिया, वहां के रहने वाले थे, और मेरठ छावनी में ये थे उस टाइम पे। तो मेरठ से इनको पहले बैरकपुर भेजा गया। बैरकपुर इन्होंने फिर से आतंक मचा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। फाइनली अंग्रेज समझ गए थे कि अब ये चुप होने वालों में से नहीं है, तो उन्होंने इनकी फांसी 8 अप्रैल को नियत कर दी। 8 अप्रैल को इनको फांसी देने के लिए जब 7 अप्रैल को पहले वो देने वाले थे, लेकिन 7 अप्रैल को जब सारे जल्लादों ने मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं, हम फांसी नहीं देंगे मंगल पांडे को। ब्राह्मण है और ब्राह्मण की हत्या, गौ हत्या, जो हमारे यहाँ गाय होती हैं जिनको सबसे पवित्र माना जाता है, उसकी हत्या जैसा माना जाता है, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। कलकत्ता है ना, वहां से फिर जल्लाद बुलाए गए जिन्होंने कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी। यहां तक मंगल पांडे की बात खत्म हो गई। लेकिन जो चिंगारी वो जला चुके थे लोगों के मन में कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, वो चिंगारी फैल चुकी थी। 9 मई को लोगों ने क्या किया? मंगल पांडे के सपोर्ट में मेरठ छावनी, बैरकपुर छावनी, ठीक है, यहां से लोगों ने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। जो सिपाही थे, जो पहले ब्रिटिश आर्मी के सिपाही थे, इंक्लूडिंग सम ऑफ द पर्संस हु आर लिविंग टुगेदर, जो उनके साथ रहते थे, उन लोगों ने, और वो वहां से उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया, जिसमें कि 85 प्रिजनर्स बना दिए गए। ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिए 85 प्रिजनर्स को, ठीक है। उसके बाद इनको जैसे ही पता चला कि इस बैरकपुर छावनी में 85 लोगों को, जो हमारे इंडियंस हैं, उनको सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो रिवॉल्ट कर रहे थे। तो 10 मई को फिर से एक टुकड़ी, जो विद्रोहियों की टुकड़ी थी, रिबेलियंस थे, ये गए उसी प्रिजन में, जेल में, और इन सारे के सारे 85 जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, आप कह सकते हो, उनको वहां से छुड़वा लिया और बढ़ चले वो मेरठ और झांसी की तरफ। उस टाइम उन्होंने बोला, ये आपका आया है बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट में, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें? इमीडिएट कॉसेस यहीं से फिनिश हो जाता है और स्टार्ट होता है हमारा, इमीडिएट कॉसेस फिनिश हो जाते हैं, यहां से स्टार्ट होता है बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्ट, बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्ट। अब ये जो 29 मार्च को कैप्चर किया गया मंगल पांडे को, 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई, फिर 9 मई को 85 लोगों को प्रिजनर बनाया गया, और 10 मई को इन लोगों ने क्या किया? उन 85 प्रिजनर्स को फ्री कर दिया, छुड़वा के, मुक्त करके ये लोग अपने पास ले आए। और मुक्त करने के साथ ही ये बढ़ चले थे अब तक बहादुर शाह जफर, जो कि दिल्ली के राजा थे उस टाइम पे, क्योंकि मुगल्स का तो रूल चल ही रहा था ना। तो बहादुर शाह जफर, ओके, इनको बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं। मुगल थे, बूढ़े हो चुके थे ऑलरेडी, तो वहां पे इन लोगों ने बोला कि देखो, अगर हम ब्रिटिशर्स को हरा भी देते हैं तो हमें एक राजा की जरूरत है, हमें एक लीडर की जरूरत है। तो इन्होंने बहादुर शाह जफर से क्लियर किया कि आप हमारे लीडर बनोगे, लड़ेंगे हम, लेकिन हम किसके बेस पे लड़े? हम क्या बोलेंगे कि हम किसकी आर्मी है?
इस वजह से आपको हमारा राजा बनना पड़ेगा। बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों को पसंद करते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, लगभग दिल्ली के फोर्ट में उनको कैद कर दिया था। उनको कुछ खर्चे पाने के लिए पैसे भिजवा दिया करते थे टाइम पे, और ना कोई रूलिंग, नाम के राजा थे, ना कोई रूलिंग कर सकते थे, ना अपनी प्रजा के लिए कभी खड़े हो सकते थे। तो बहादुर शाह जो थे उनको भी बहुत बुरा लगता था ब्रिटिशर्स का काम करना इस तरीके से, तो उन्होंने हामी भर दी। मेरठ और बैरकपुर की जो छावनी के जो सिपाही थे, ये सारे मिलके इन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया। लीडर किसको मान लिया, बहादुर शाह जफर को। यहां से बिगिनिंग स्टार्ट हो गई किसकी, नई रिवॉल्ट की, 1857 की। यहां तक की बात आई थिंक क्लियर हो गई है। आपको 3 मेन डेट याद रखनी है। 29 मार्च को जब किया गया था ये रिवॉल्ट, और 2 अंग्रेज सिपाही मारे गए थे। किसने मारे थे, मंगल पांडे ने, नाम आता है मंगल पांडे जी का। नेक्स्ट 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई, देनी थी 18 अप्रैल को, लेकिन 10 दिन पहले दे दी गई। 9 मई को जो और प्रिजनर्स थे उनको छुड़वाया, वहाँ पे बंदी बना लिया अंग्रेजों ने, जो और भी रिबेलियंस थे। और 10 मई को उनको, जो दूसरे रिबेलियंस थे, उन्होंने जेल पे हमला कर दिया और वहाँ से अपने 85 साथियों को छुड़ा के, और अब वो झांसी और मेरठ की तरफ बढ़ चुके थे। वहीं से वो झांसी की रानी के पास गए थे सपोर्ट के लिए। तो ये सारा रीजन है रिवॉल्ट। मतलब आप कैसे अटैच कर रहे हो ना एक दूसरे को। मंगल पांडे ने मार्च में किया और झांसी की रानी ने जून से स्टार्ट कर दिया था रिवॉल्ट 1857। तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, क्लियर। और यहाँ से अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि कॉजेज और क्या थे, स्प्रेड कैसे हो गया ये रिवॉल्ट इतना बढ़ के। एक मेरठ की छोटी सी छावनी से स्टार्ट हुआ, बैरकपुर से, और वहां से स्टार्ट होते होते ये पूरे देश में फैल गया। ऐसा क्या हो गया, तो 1857 अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट एंड द कॉजेज ऑफ फेलियर। इतना बड़ा रिवॉल्ट जब स्टार्ट हुआ तो लगभग साल भर चलने के बाद ये फेल क्यों हो गया, ऐसा क्या हुआ उस बीच में। तो इसके साथ यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट 4th पार्ट होगा वो हमारा, जिसमें कि हम इस चैप्टर को भी यहीं पे एंड कर देंगे, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, एंड डू द रिवीजन एंड रीड द बुक्स क्लियरली। थैंक यू।